आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। आज के लिए सोचा ये था कि हम चार्वाक दर्शन पर बात करें, जो कि भारत का एक अर्थ में सबसे लोकप्रिय दर्शन है, एक अर्थ में सबसे बदनाम दर्शन है। दोनों बातें उस पर लागू होती हैं। और वैसे भी जो बदनाम है ज्यादा लोकप्रिय वही होते हैं, आपको पता है, ये समाज में आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जब मैंने आज की क्लास के लिए थोड़ी प्लानिंग की और जब मैंने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको फिलॉसफी में कुछ नहीं पता है अभी, उसको हम सीधे चार्वाक से शुरू करें, तो मुझे लगा कि वो जस्टिस नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। क्योंकि किसी एक दर्शन को ठीक से समझने के लिए पहले जरूरी है कि आपको बेसिक वोकेबुलरी उस विषय की पता हो, जो बेसिक टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं उस विषय के, वो पता हो। तो फिर मैंने तय किया कि चार्वाक को लाएंगे, 2-4 दिन के बाद ले आएंगे, लेकिन पहले 2-4 दिन कुछ बेसिक कंसेप्ट समझें, जिन कंसेप्ट से चार्वाक अपने आप समझ में आ जाता है। चार्वाक ही क्यों, जैनिज्म भी, बुद्धिज्म भी, वेदांत भी, शंकराचार्य भी, सब उन कंसेप्ट्स की बदौलत, उन कंसेप्ट्स की मदद से समझ में आते हैं, और पश्चिम के लोग भी उनसे समझ में आ जाते हैं। तो आज ये समझेंगे कि दर्शन का जो सबसे बुनियादी प्रश्न है, यानी कि अंतिम सत्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये सवाल क्या है, ये सवाल कहाँ से आया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रास्ते कौन कौन से थे, कौन किस रास्ते पर चला, क्या जवाब ढूंढ के लाया, और क्या आज उन जवाबों की कोई अहमियत हमारे सामने बची है, अगर बची है तो कितनी बची है, ये सब समझेंगे। और फिर वहां से आपकी जिज्ञासाएं थोड़ी सी और बेहतर हो पाएंगी। तब हम, तो मैं एक शब्द लिखता हूं, अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य क्या है। या देखिए, दर्शन में सत्य और सत्ता, ये भी दो अलग चीजें होती हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ट्रुथ एक चीज है, तो ट्रुथ जरूरी नहीं है कि वही हो जिसको हम अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कहें। और मैं आज जिस पर बात करना चाह रहा हूं वो अल्टीमेट एग्जिस्टेंस की बात है। यानी दरअसल वो कौन सी चीज है जिससे सब कुछ बना है, ये सारी दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, किस प्रोसेस से बनी। और जब दर्शन की बारीकियों में जाते हैं तो सत्य और सत्ता, ट्रुथ और एग्जिस्टेंस, ये भी अलग शब्द हो जाते हैं। जो पहला सेशन था, मैंने बताया था कि फिलोसफी के 3 बेसिक ब्रांचेस, जिनमें से एक मेटाफिजिक्स है, एक एपिस्टेमोलॉजी है, एक जिसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिलोसफी की जो मूल ब्रांच, जिसका इंटरेस्ट हम सबके मन में होता है, उस मूल ब्रांच का नाम मेटाफिजिक्स ही है। और मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, इस ब्रह्मांड के संबंध में अंतिम प्रश्नों के जवाब देना। हिंदी में इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स को। मेटाफिजिक्स को ही मोटे तौर पर एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओंटोलॉजी। तो कहीं आप ओंटोलॉजी शब्द पढ़ें तो इसका मतलब आपके स्तर पे यही है कि दोनों एक ही बातें हैं, एक ही शब्द को दो तरीके से कहने का रिवाज है दर्शन में। मेटाफिजिक्स के 3 मूल प्रश्न मैंने आपको बताए थे, जिनमें से एक प्रश्न है इस संसार के बारे में, इस कॉस्मोस के बारे में, ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारे सवाल। दूसरा सवाल जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो है आत्मा के बारे में, सोल, कॉन्शियसनेस बेसिकली। और तीसरा सवाल है ईश्वर के बारे में, जिसको बोलते हैं गॉड। कॉस्मोस से जुड़े प्रश्नों को कॉस्मोलॉजी बोल देते हैं, सृष्टि मीमांसा। जो आत्मा से जुड़े प्रश्न हैं उनको साइकोलॉजी बोलते हैं, दर्शन में मनोविज्ञान। और जो ईश्वर से जुड़े प्रश्न हैं उनको थियोलॉजी या ईश्वर मीमांसा कह देते हैं। इन पर तो हम बाद में बात करेंगे। आज इन तीनों को एकदम लेके बेसिक लेवल पर इसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज आपको अंतिम रहस्य समझ में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आने वाले, मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर रहा हूँ। ये मदारी वाला मामला नहीं, ना बाबाओं वाला मामला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या सोचा। और सच ये है कि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अफवाहें हैं, अपनी अपनी राय है, ओपिनियंस है। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ओपिनियंस क्या क्या हैं। और हमें सब पता होगा तो कोई हमें गलत नहीं बता पाएगा, हम उससे सवाल पूछ पाएंगे। पढ़ाई का असली उद्देश्य पता है क्या, कि आप
किसी से भी अच्छे सवाल पूछ पाते हैं उसके बाद। कोई आपको 4 बातें बताए तो आप 2 सवाल पूछ के पोल खोल सकते हैं। असली उद्देश्य ये भी तो है कि हमें कोई ऐसे थोड़ा बहका देगा, पता होना चाहिए। तो शुरुआत इस बात से कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है। अब देखिए क्राइसिस क्या है। ये प्रश्न किसके मन में आया? आज की बात अगर मैं करूं तो आपने भूगोल स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी। और जब कोई मुझसे कहता है ना कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया, जब कोई मुझे मिलता है बच्चा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लो एक बार, और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कम होना भी चाहिए, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक भी तो नहीं है ना। और उस अध्याय को पढ़ के क्या पता लगता है? पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वो हमारी गैलेक्सी है। उस एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं बहुत सारे। उन तारों में से एक छोटा तारा जिसका नाम सूर्य है, सन है, वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब 15 करोड़ वर्ष, मतलब ये किलोमीटर की दूरी पर लगभग। उस सूर्य के साथ जो ज्ञात ग्रह हैं वो 9 के आसपास हैं, उस पर डिबेट चलती रहती है। उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, 1 लाख करोड़ स्पीशीज हैं। उन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस है। इस दुनिया में आज के समय में 800 करोड़ होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा हैं, उनमें से एक मैं हूं। ये मेरी औकात है। हम सबकी हैसियत दरअसल इतनी ही है। कई बार भाव आते हैं मन में कि अरे मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूंगा दुनिया कैसे चलेगी। ये भाव आता है मन में, इस उम्र में ज्यादा आता है आप लोगों की उम्र में। जब जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होने लगे तो ये अध्याय पढ़ लीजिए भूगोल वाला। जब कम होने लगे तो मोटिवेशन की स्पीच सुन लीजिए, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम वो सब सुन लीजिए। उससे थोड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अच्छी फीलिंग आती है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है जीवन में, और एक सीमा से ज्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम जानते हैं ना, उस समय के मनुष्य को नहीं पता था। जब फिलोसफी की शुरुआत हुई उसको नहीं पता था कि आकाशगंगा क्या होती है। उस बेचारे को क्या पता कि तारे कितने होते हैं। वो तो समझिए कि एक ऐसी दुनिया में किसी को जाके पटक दिया, जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, शायद पीके नाम था ना उस फिल्म का। किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति आके गिर गया बेचारा, और वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे कि ये क्या है, मैं कहाँ हूँ। तो आज से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस सेपियंस बना, और आज से करीब 70-72 हजार साल पहले जब उसके अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हुई, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब वो एक प्राणी, निहत्था सा प्राणी है इस संसार में। सोचने की क्षमता उसके पास है, लॉजिक है, रीजनिंग है उसके पास। और वो देख रहे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बरसात आती है, पशु पक्षी हैं, कई पशु आते हैं, हमला करते हैं। धीरे धीरे बनता हुआ समाज है, धीरे धीरे भाषा बनाने के प्रयास चल रहे हैं। पहली बार राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति शासन करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे संसार को समझने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। ये साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट ही नहीं। ये धार्मिक व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि उस समय धर्म भी नहीं आया। एक बेसिक बुनियादी दिमाग लेके समझना चाह रहा है इस रहस्य को कि मैं कहाँ पटक दिया गया हूँ, मैं किस दुनिया में, कैसे समझूं कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी, और मेरी इसमें क्या स्थिति है। मेरे आसपास जो लोग मर रहे हैं, क्या वो खत्म ही हो? हम आए कहाँ से थे, जाएंगे कहाँ, कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे? सोचेंगे, जिज्ञासा से भर जाते हैं। जिज्ञासा से भरे हुए इस व्यक्ति के पास इनपुट बहुत कम है। देखिए, एक वैज्ञानिक जब निष्कर्ष निकालता है, कैसे निकालता है?
उसके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रोसेसिंग है, लेकिन इनपुट भी तो है बहुत सारा। रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेस पर उनकी प्रोसेसिंग करके सही फैसले निकालता है, सही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए फिलॉसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो दो तरह का हो सकता है, या तो होगा मधुमक्खी जैसा या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है, मकड़ी और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये दो कंसेप्ट क्यों आते हैं फिलोसफी में या साइंस में भी आते हैं? एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना, काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है यहाँ पर। मधुमक्खी कैसे काम करती है? वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सबसे पराग कण लेके आती है और फिर उन सब की प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है? हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, रियल इनपुट्स होंगे। और उन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं, उनसे प्रोसेसिंग करेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा उसको हम शहद कहते हैं। ज्ञान की दुनिया में इसको आप निष्कर्ष मान लीजिए, जजमेंट मान लीजिए। पर मधुमक्खी बन सके इसके लिए इनपुट बाहर से मिलना जरूरी है। अगर इनपुट ही ना